हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड सेट 2024 के पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। उसकी जो पॉसिबल आंसर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड सेट का जो पेपर है वो अभी कंडक्ट किया गया था 7 जनवरी को, और अभी तक उसकी ऑफिशियल आंसर की जो है उनकी वेबसाइट पे अपलोड नहीं की गई है। तो दिस इज़ पॉसिबल आंसर जो उस पेपर के हो सकते हैं। इस वीडियो में हम पेपर 1 की डिस्कस करेंगे, और पेपर 2 जो है वो लाइफ साइंस से रिलेटेड, उसके लिए मैं एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगी ताकि जो भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं वो उस वीडियो को देख पाएँ और अपने जो मार्क्स हैं वो देख पाएँ कि कितने मार्क्स जो हैं वो उनके बन रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश में भी सेट की प्रिपरेशन कर रहा है वो भी इस वीडियो को जो है वो देख सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो सेट का पैटर्न है वो सेम है बहुत सारी स्टेट्स में। इसमें भी इवन पेपर 1 लिया गया था, उसके बाद पेपर 2 है। सिमिलर जो पैटर्न है हमारे हिमाचल प्रदेश के जो हमारा पेपर है उसमें भी है। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का पेपर इसी तरह का पेपर 1 जो होगा वो HP सेट में भी पूछा जाएगा। The first question is, the recently released National Higher Education Qualification Framework is drafted by। जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो किसने ड्राफ्ट किया है? तो यहाँ पे बहुत ही इजी ऑप्शन था। वो हमें पता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डिसीजन लेता है। सो ये यूजीसी ने जो है वो फ्रेमवर्क जो है ड्राफ्ट किया है। नेक्स्ट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे वो अपना पेपर जो है हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, आउटकम ऑफ टीचिंग, एजेंडा ऑफ इंस्ट्रक्शंस और पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, कि वांछनीय सीखने के प्रतिफल किस तरह के होंगे। सो दिस इज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम जो होगा इसका आंसर होगा। Next question is, inclusive education promotes mainstreaming of differently abled learners। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स है वो प्रमोट करता है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स विदाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी। हर स्टूडेंट जो है वो एबल्ड हो लर्न करने के लिए भी। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दी गई है दैट इज, वी मस्ट नॉट हैव स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास स्पेशल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वो है। सो हेयर स्टेटमेंट 1 ट्रू रहेगा और स्टेटमेंट 2 जो होगा हमारा फॉल्स होगा। सो फोर्थ जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरियन ऑफ गुड रिसर्च। एक गुड रिसर्च का क्या क्राइटेरिया होता है? सो जो रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक यूनिट डिसाइड की गई होती है। रिसर्च उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, रिसर्च में किस तरह के मेथड अप्लाई होंगे, कैसी होगी रिसर्च, क्या हो सकता है, गुड रिसर्च क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो जब आप ऑप्शन देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन पढ़ने पे ही पता लग जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं होता है, शोध जो है प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित नहीं होता है। रिसर्च इज नॉट टू अराइव एट एन आंसर। तो यहाँ पे पूछा गया विच वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। ये है दैट इज, इट इज नॉट टू अराइव एट एन आंसर, बट दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। दिस इज क्राइटेरिया। रिसर्च इज a systematic and critical investigations into a phenomenon। शोध एक घटना की व्यवस्थित और समीक्षात्मक व्याख्या के रूप में जो है वो दिस इज अ गुड रिसर्च क्राइटेरिया। तो इसका आंसर ये होगा सी वाला पार्ट। नेक्स्ट इज, विच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? सो इसका जो आंसर होगा दैट इज मस्ट बी हाईली फोकस्ड एंड फिजिबल। जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम का। नेक्स्ट इज, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज मेनली यूज्ड फॉर। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज किस चीज के लिए यूज्ड होती है? यहाँ पे बोला डाटा कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एस्टेब्लिशिंग रिसर्च प्रायोरिटीज। तो जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज होती है वो मेनली रिसर्च प्रायोरिटीज को एस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट इज, टाइप 1 एरर इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी टू। जो टाइप 1 एरर होता है उसका मेन जो चीज होती है वो यही होती है, रिजेक्ट द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। किसी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है जब वो ट्रू है, तो दैट इज टाइप 1 एरर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है किसी भी तरह के जो रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है उनमें। नेक्स्ट इज, विच वन इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रिसर्च पेपर।
जब आप एक रिसर्च पेपर देखते हो तो उसमें जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है। अगर वैसे तो पार्ट अगर हम बोलें तो इंट्रोडक्शन को इंक्लूड किया गया होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले भी जो है वो हमें एब्स्ट्रैक्ट दिखता है। सो इसलिए फर्स्ट सेक्शन जो होगा रिसर्च पेपर का वो मोस्ट प्रोबेबली एब्स्ट्रैक्ट ही होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिसर्च पेपर है जो मैंने ये शो करने के लिए यहाँ पे शो किया कि किस तरह से पेपर का डिज़ाइन होता है। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टाइटल के बाद जो लिखा गया है वो एब्स्ट्रैक्ट है, देन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आता है, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें आती है, मेथोडोलॉजी, मटेरियल, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है। सो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों एब्स्ट्रैक्ट जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। नेक्स्ट इज हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन जो है, अब हमारे पास एक पैरा होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक हमें इस पैरा के बेसिस पे जो है वो क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो हम लोगों को ये वाला पैराग्राफ रीड करना है पूरा, फिर उसके बाद जो है उसके आंसर्स देने। सबसे पहले पूछा गया, द पैसेज सेज दैट द बिल टू प्राइवेट मीडिया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। तो जो ये पैसेज बोल रहा है, जो बिल है प्राइवेट करने के लिए मीडिया एक्सप्लॉयटेशन, हैज बीन मेड इनटू अ लॉ, हैज बीन डिस्कस्ड इन यूनियन कैबिनेट, इज बीइंग ड्राफ्टेड, इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। तो पहरा क्या बोल रहा है? पहरा बोल रहा है कि जो द न्यूज दैट द यूनियन कैबिनेट हैज कंसीडर्ड द ड्राफ्ट ऑफ अ बिल टू प्राइवेट द डेनिग्रेशन ऑफ वुमेन। जो हमारे पास जो है महिलाओं के शोषण को प्रतिबंधित करने के लिए जो बिल है वो सिर्फ ड्राफ्ट किया गया है। तो पहले पैराग्राफ की फर्स्ट ही लाइन बोल रही है दैट इज बीइंग ड्राफ्टेड। तो आपको इसी तरह से पैरा के बेसिस पे आंसर देना। अपने आंसर जो है 9 to 13 वाले क्वेश्चंस में नहीं देने, जो हमें लग रहा है वो नहीं बताना है, हमें बताना है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। नेक्स्ट इज फेमिनिन सेक्स अपील इज यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट टू। फेमिनिन सेक्स अपील जो है कौन सी एडवर्टाइजमेंट में यूज की जाती है? So these are used in advertisement to get the attention to prospective customers. So उनकी attention लेने के लिए जो है इनको use किया जाता है। So यहाँ पे देखा होगा, female sex appeal to attract attention to products or suggest that these products can make casanova of old mortals। इस तरह से इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 11, डेनिग्रेशन इन द फ्रेज, बदनामी का इस वाक्यांश, डेनिग्रेशन ऑफ वुमेन मीन्स, इसमें डेनिग्रेशन ऑफ वुमेन्स का क्या मतलब है? तो यहाँ पे आपके पास आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर देना है। तो डेनिग्रेशन ऑफ वुमेन का मतलब है हियर टार्निशिंग अ गुड इमेज ऑफ अ वुमेन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया कैन बी लेबल्ड एज द बर्स्ट इन द डेनिग्रेशन ऑफ वुमेन। बर्स्ट जो है कौन सा मीडिया है? हम यहाँ पे आंसर जो है ऑल आर इक्वल से बैड भी लगा सकते थे, लेकिन हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे बोला गया है थिंग्स आर इवन वर्स इन फिल्म्स। फिल्म्स में जो है दिस इज इवन वर्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो फिल्म से होना चाहिए था। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवोकिंग मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस। तो प्रोवोक कौन करता है मोलेस्टेशन को? तो इसका भी यहाँ पे दिया गया, फिल्म्स इनवाइट एमुलेशन इन रियल लाइफ। सो फिल्म्स जो होते हैं इनवाइट करता है एमुलेशन फॉर फिल्म्स इन रियल लाइफ। सो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन नीड्स अ, कम्युनिकेशन को जो है सारी चीज़ें चाहिए होती है। कम्युनिकेशन नीड्स सेंडर, रिसीवर, चैनल, ऑल ऑफ द अबव। 13 तक हमें अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ देने थे, अब दो नॉर्मल जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन इज अ हाई फाई इंस्ट्रूमेंट। फाई का क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ पे फाई का मतलब है फाइडेलिटी। नेक्स्ट इज इन विच ईयर यूजीसी स्टार्टेड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो यूजीसी ने 1984 में एजुकेशनल प्रोग्राम्स को जो है वो स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर्स कम्युनिकेशन विल बी मोर इफेक्टिव। टीचर्स की कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अब आप इसको इमेजिन कर सकते हो, एक क्लासरूम है, टीचर्स की कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगी जब कोई टीचिंग एड वो यूज़ कर रहा है, इंस्ट्रक्शनल एड्स जो है वो यूज़ कर रहा है, तभी जो टीचर्स की कम्युनिकेशन जो है वो मोर इफेक्टिव रहेगी। सो इसका आंसर हमारे पास रहेगा ही प्रिपेयर्स अ गुड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इज। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव रहती है इट इज रिसीव्ड एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। जैसा सेंडर बोलेगा वैसा अगर आप रिसीव कर रहे हो तो दैट इज कम्युनिकेशन जो है वो बेटर रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है 3 + 5 अगर 16 है, 7 + 9 64 है, 10 + 12 121 है, तो 11 + 3 क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें देखना है कि क्या चीज यूज की गई। यहाँ पे देखो 3 + 5 को 16 बोला गया, 3 + 5 तो आपके पास आपको पता है 8 रहता है, लेकिन यहाँ पे 16 बोला गया। हो सकता है कि 8 × 2 यहाँ पे यूज किया गया, तो नेक्स्ट में भी यही यूज होना चाहिए। हमें एक सीक्वेंस को देखना है। 9 + 7 हमारे पास जो है वो हमारे पास रहता है 16। 16 का × 2 जब हम करते हैं तो 32 होता है, तो ये तो 64 नहीं बन रहा है, यानी कि इन्होंने × 2 नहीं किया, यानी × 2 वाला कंसेप्ट जो है हमारे पास सही नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं, अगर 8 का हाफ अगर हम कर दें तो दैट इज 4। 4 का 2 अगर 4 का स्क्वायर अगर हम करें, 4 का 2 तो 8 हो जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर अगर हम करें तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा। ये हमारे पास फिर से इस तरह से 16 आ रहा है, तो इसमें भी देखना पड़ेगा 16 का हाफ कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। सो दिस इज पॉसिबल कि ये वाली चीज यूज की गई है, प्लस करके फिर उसको हाफ करके उनका स्क्वायर किया गया है। तो यहाँ पे इनको प्लस कर दो, इनको प्लस कर दोगे तो 22 आ जाएगा, 22 का हाफ आपके पास 11 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर आपके पास 121 आ जाएगा, यानी कि यही चीज यहाँ पे यूज की गई है। तो यहाँ पे 11 + 3 करो, 11 + 3 14 होगा, 14 का हाफ 7 होगा, 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 49। सो आंसर क्या होगा हमारे पास 49। इस तरह से हमें ये जो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करके देखना है कि कौन सा मेन जो है वो सीरीज को यूज किया गया है सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो होता है इस तरह से हमने क्या निकालना है, मिसिंग कैरेक्टर को निकालना है। यहाँ पे देखो 3 + 2 अगर यहाँ पे कर दें तो दैट इज 5 होता है। 5 यहाँ पे 8 यहाँ पे बोला गया है कि ये वाली चीज को, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिवाइड किया गया है, तो इस चीज को देखो 6 + 2 हमारे पास क्या होता है 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है जो यहाँ पे दिया गया है, तो 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे देखो 8 + 5 करो 12 होता है, सॉरी 13 होता है, 13 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 169, तो ये 169 इसका स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे भी हमने ऐसा ही करना है। 8 + 3 11 होता है, 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 121। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है सीरीज को। यहाँ पे बोला गया डी की जेड फिर EJ हमने एक जो है वो सीक्वेंस फॉलो करनी है कि कौन सी सीक्वेंस इसमें यूज की गई होगी। डी के बाद ई आता है, +1 किया गया है ABCDE। के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे माइनस किया गया है ABCDEFGHIJK, तो जे में यहाँ पे माइनस किया गया है, यानी डी के बाद यहाँ पे +1 किया गया है, के के बाद हमारे पास -1 किया गया है, और जेड के बाद जो है वो तभी हमारे पास जो है -1 किया गया है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, यही तो हमें आइडेंटिफाई करना है। जी के बाद जो है यहाँ पे जो है हमारे पास जी के बाद यहाँ पे हमारे पास +1 है, और यहाँ पे एच के बाद हमारे पास -1 है, और उसके बाद डब्ल्यू के बाद भी UPW होता है, यहाँ पे भी -1 है। इस तरह से सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो ई के बाद हमने क्या करना है +1 करना है, यानी कि F के बाद हमने जे के बाद हमने क्या करना है -1 करना है। तो यहाँ पे जे से पहले क्या आता है ABCDEFGHI, आई आता है, सो आई, एंड देन हमारे पास वाई से पहले -1 करना है जो आएगा हमारे पास एक्स, तो फिक्स जो है हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा फिक्स। इस तरह से जो है इस सीक्वेंस को हमें निकालना है। नेक्स्ट इज इफ कोलकाता इज कोडेड, तो ये भी सेम उसी तरह से कोड किया गया है। यहाँ पे बोला गया है कोलकाता कोड किया गया, तो यहाँ पे देखो आप के बाद जो है वो क्या किया गया +1 एल निकालने के लिए, देन ओ के बाद जो है +1 नहीं किया गया है वरना पी आता है, यहाँ पे +2 किया गया है, देन एल के बाद +3 किया गया है, के बाद +4 किया गया है, यानी इस तरह से इंक्रीज किया गया है। तो अब हमने वाराणसी का फाउंड करना है कोड। इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें +1 रहेगा, इसमें +2 रहेगा, इसमें +3 रहेगा, इस तरह से निकालो इसको। तो V के बाद +1 करने पे W आता है, यानी W वाली सही रहेगा, ये वाला हमारे पास कट हो गया,
हमारे पास इन तीनों में से कोई होगा W। अब देखो CUE, यहाँ पे +2 के बाद क्या आएगा, A के बाद BC, C आना चाहिए, C इन दो में दिया गया, ये भी कट हो जाएगा। अब आगे WCUE तक सेम है, यहाँ तक सेम है, यानी कि 4 वर्ड तक जो है वो सेम दिया गया है। हमारे पास यहाँ पे NASI यहाँ तक जो है वो सेम दिया गया है। इसके आगे हमने देखना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं +3, यहाँ तक +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास +5। तो यहाँ पे +5 हम लोग जो है वो N के बाद +5 करेंगे, N के बाद OPQRS। तो हमारे पास क्या आ रहा है, +5 करके S आ रहा है। तो ये वाला A वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इवन आप इसके आगे भी देख सकते हो, यहाँ पे S आ रहा है, उसके बाद G दिया हुआ है, यहाँ पे +6 करना है, A के बाद +6 करना है हमने, तो A के बाद +6 करने पे BCDEFG हमारे पास आएगा। +6 सिक्स्थ नंबर पे आप ये मत करना कि G के बाद +6 H कर देना। अब जब आप कर रहे हो A के बाद +1 B कर रहे हो, तो वैसे ही +6 करना है तो G करना है। तो इसका आंसर हमारे पास जो है ये वाला फर्स्ट वाला होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है वो आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास A इज द फादर ऑफ C। जो रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है बहुत ईजी क्वेश्चन होता है और बहुत स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। आप इसको अच्छे से सॉल्व करो और आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। A इज द फादर ऑफ C एंड X। A जो है फादर है दोनों का, C एंड X का। सॉरी, A इज द फादर ऑफ C, टर्म ऐसे दी गई है, A इज फादर ऑफ C एंड X इज द सन ऑफ Y। A जो है फादर है C का, यानी कि ये इसका सन है C, और X इज द सन ऑफ Y, और X जो है किसका सन है, Y का, यानी कि ये फादर है और ये हमारे पास सन दिए गए हैं। E इज द ब्रदर ऑफ A। अब जो A है उसके ब्रदर दिए गए हैं E। इफ C इज द सिस्टर ऑफ X, देन हाउ Y इज रिलेटेड टू E। अब यहाँ पे बोला गया इफ C इज द सिस्टर ऑफ X, C जो है X की सिस्टर है, तो यहाँ पे ये सन नहीं, ये डॉटर है, मतलब कि ये हमारे पास डॉटर रहेंगी। C जो है X की सिस्टर है, यानी कि ये दोनों भाई बहन है, और हमें ये बोला गया था कि ये सन है इसका। यहाँ पे A को तो फादर बताया गया था, Y यानी कि इसकी इन दोनों की मदर रहेंगी। और हमारे पास बोला गया है C इज द सिस्टर ऑफ X, देन हाउ Y इज रिलेटेड टू E। तो Y जो है E से रिलेटेड कैसे रहेगा, तो ये इसकी A का जो है अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, E ब्रदर दिया हुआ है। तो यानी कि अब हमसे पूछा गया Y क्या लगेगी, ये इसका ब्रदर है, ये A इसका भाई है और Y उसकी सिस्टर है, तो वो उसकी सिस्टर इन लॉ है। यहाँ पे हर एक जो सीक्वेंस दी गई है, हर एक स्टेटमेंट को आपको अच्छे से पढ़ के जो है उसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, बट परसेंटेज ऑफ 246.50 इज 49.30। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 246.50 की परसेंटेज जो है वो 49.30 कितनी परसेंटेज है। तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बोला गया 2460। ऑप्शंस देख के यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करना। तो इस क्वेश्चन में जो है आपको ऑप्शंस देख के आंसर देने की कोशिश करनी है। यहाँ पे बोला गया है 246.50 की 49.30 कितना परसेंट है। तो अगर हम 20% करेंगे 246.50 का, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हमारे पास 49 पॉइंट समथिंग जो है यहाँ पे आ जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली 20% ही जो है वो इसका आंसर होगा। अब अगर मान लो 20% पे नहीं आ रहा है तो आप फिर से सॉल्व करो, अगला सॉल्व करो, तो उस तरह से आपके पास जो है इसके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 to 29 के क्वेश्चन। हमने जो ये पाई चार्ट दिया गया है उसके बेस्ड पे हमने आंसर देना है। ये पोस्ट ग्रेजुएट की टोटल एडमिशन है, ग्रेजुएट की टोटल एडमिशन है। अब हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस इन एडमिशन इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन कॉलेज ए। कॉलेज ए निकालो, हमसे पूछा गया डिफरेंस। तो पहले तो हमें नंबर पता होना चाहिए कि ए वाले कॉलेज में कितनी एडमिशन हुई है। तो यहाँ पे टोटल एडमिशन जब 20,000 हुई है, ए में 20% हुई है, तो 20% ऑफ 20,000 हमने जो है वो यहाँ पे निकालना है। सो 20% ऑफ 20,000 जब हम निकालेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू अराउंड 400 के अराउंड जो है वो हमारे पास जो है 20,000 बोला गया, 4,000 के अराउंड जो है वो कॉलेज
ए में एडमिशन है पोस्ट ग्रेजुएट की। अब यूजी की इस तरह से निकालो, यूजी की बोल रहा है 18% ऑफ 13,000, 18% ऑफ 30,000 की निकालो यहाँ पे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग जो है वो 30,000 की निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 5400 के अराउंड जो है वो हमारे पास यूजी की आ जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस दिखता सा है 1400 है, तो इसका जो है कॉलेज ए में डिफरेंस 1400 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द टोटल एडमिशन इन कॉलेज बी फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। बी की निकालनी है दोनों में, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के अंदर। सो बी किस 18% है, किसके अंदर 20,000 का 18% है, दिस विल बी 20,000 ऑफ 18%, सो ये 3200 हो जाएगा। और 20% ऑफ 30,000 का 20% हम लोग निकाल देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,000 के अराउंड। तो हमसे बोला गया टोटल एडमिशन कितनी होगी, इन दोनों को प्लस कर दो, 6,000 प्लस 3200 को प्लस कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 9200। 9200 जो है यहाँ पे हमने गलत किया, 92 नहीं 9600, सॉरी यहाँ पे 9600 जो है वो हमारे पास आएगा। तो बहुत ही बेसिक वो है, मैथ्स है, यहाँ पे आप मतलब कि कैलकुलेट करोगे तो इजीली जो है आपका निकल आएगा। परसेंटेज वाले क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं और पक्का इस पे क्वेश्चंस आता ही है, आप इजीली जो है कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया डिफरेंस इन पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट एडमिशन इन केस ऑफ कॉलेज डी। कॉलेज डी देखो, कॉलेज डी 10% 20,000 का, 10% कितने का है 20,000 का, और जो हमारे पास दूसरे वाले में है, दूसरे वाले में हमारे पास है 12% ऑफ 30,000, 12% ऑफ 30,000 का 12% है। इस तरह से हमने जो है इन दोनों में डिफरेंस निकालना है, तो हम बहुत ही इजीली जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2,000 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3,600। 2,000 और 3,600 में डिफरेंस रहेगा 1,600 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,600। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एडमिशन इन ग्रेजुएट एंड द हाईएस्ट एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलेज। डिफरेंस पूछा गया है हाईएस्ट एडमिशन ग्रेजुएट में और हाईएस्ट एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी कॉम्बिनेशन होगा। तो हाईएस्ट एडमिशन जो है वो यहाँ पे हो रही है 22% और यहाँ पे हमारे पास हो रही है 20%। तो 20% हमारे पास 30,000 की, और जो हमारे पास फर्स्ट है 22% ऑफ 20,000 की, जो 22%। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट इन ग्रेजुएट एंड द हाईएस्ट एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट में हमने जो है इसको आइडेंटिफाई करना है। सो दिस विल बी 44,000 और दूसरे वाले में कितनी बन रही है हमारे पास 20% ऑफ 30,000। तो 20% ऑफ 30,000 जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 6,000, और जब इसमें डिफरेंस हम लोग निकालेंगे सो जो डिफरेंस हमारे पास निकलेगा वही हमारे पास जो है वो आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है, तो हमारे पास जब डिफरेंस आ रहा है 6,000 और हमारे पास ये रह रहा है 6,000 और 4,400 के बीच का डिफरेंस, तो वो हमारे पास 1,600 आ रहा है, तो इसका आंसर 1,600 होगा। डिफरेंस बिटवीन द टोटल एडमिशन कॉलेज डी और ई की टोटल एडमिशन बोली गई है, तो डी और ई में जब हम देखेंगे, डी में 10% बोली है, ई में बोली है 14%, तो टोटल होगी 24%। 24% एडमिशन हुई हमारे पास इसकी 20,000 की, जो पोस्ट ग्रेजुएट में रहेगी, तो 20,000 का जो है हमारे पास निकालना पड़ेगा हमें। देन उसके बाद दूसरा हमारे पास बोली गई है डी एंड ई की 12 एंड 16, तो यहाँ पे हमारे पास 12% है और 16% जो है हमारे पास रहेगी, तो ये हो गया 28% ऑफ 30,000। तो इस तरह से हमको इसको जो है वो निकालना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,000। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको सॉल्व करके जो है वो देखना है, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो एक काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटका में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द भोपाल डिजास्टर अकर हुआ था दिसंबर 3, 1984 के अंदर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द फेमस बुक मालगुडी डेज। मालगुडी डेज किसने लिखी है, तो वो आर के नारायण ने ये बुक जो है वो लिखी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स रिजल्ट्स फ्रॉम आर्सेनिक टॉक्सिसिटी इन ह्यूमंस।
आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी से जो है डिसऑर्डर ऑफ स्किन अक्कर होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्मफुल रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज होते हैं। किल्स पेस्ट, हार्मिंग क्रॉप्स, पेस्ट को नहीं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नहीं, इंसेक्ट्स को मारता है, तो इंसेक्ट्स को मारेगा। किल्स इंसेक्ट, इंसेक्टिसाइड है तो इंसेक्ट को मारेगा। किल्स माइक्रोफ्लोरा इन द सॉयल, इंसेक्टिसाइड है तो ऑब्वियसली माइक्रोफोना को क्लीन करेगा, ना कि माइक्रोफ्लोरा को। तो सेकंड एंड फोर्थ जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट सच एज मशरूम। मशरूम क्या है, हमारी फंगस है दैट ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। नेक्स्ट इज असर्शन और रीजन को देखना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फॉरेस्ट कटिंग इज अनडिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉइल इरोजन, दिस इज करेक्ट। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट रिड्यूसेस द इंटरसेप्शन ऑफ रेन वाटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, कि जंगलों का कटान जो है जल के अवरोधन को कम करता है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन पे है। ए एंड बी आर ट्रू, टू ब्रदर्स, ब्रदर्स हैं दोनों, यहाँ पे जेंडर दिया गया है कि ब्रदर्स है। एक्स इज वाइज ब्रदर्स, एक्स जो है किसका ब्रदर है, बाई का ब्रदर है, ये दोनों क्या है, भाई बहन है। एंड बाई इज एज मदर, और बाई जो है वो किसकी मदर है, ए की मदर है। इनकी मम्मी कौन है, बाई है। अरे एक्स क्या है, बाई का ब्रदर है। हमसे पूछा गया एक्स टू बी क्या है, मम्मी का भाई क्या होगा, मामा होगा, सो दैट इज मैटरनल अंकल। नेक्स्ट इज इफ हॉबी इज कोडेड एज आईओबी, एलओबी, लोबी इज कोडेड एज मोबी, देन बोबी इज कोडेड एज। तो एच के बाद यहाँ पे जो है आई +1 किया गया है और उसके बाद आगे OBY रख दिया है। एल के बाद M+1 किया गया है, OBY रख दिया। बी के बाद +1 करो, COBY, तो को भी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज विच डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग गेम्स, हॉकी एंड मैथमेटिक्स। सो ये जो है कौन सी डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है रिलेशनशिप अमंग गेम्स, हॉकी और मैथमेटिक्स के बीच में। सो मैथमेटिक्स एक अलग ही टर्म है कंपेरेटिव टू हॉकी और गेम्स है, गेम्स के अंदर हॉकी आएगी, लेकिन मैथमेटिक्स तो अलग है ना। सो दिस इज ए वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज कैलकुलेट डे ऑफ वीक ऑन 22 मई 2012 को डे ऑफ वीक कैलकुलेट करना है। सो इसका आंसर हमारे पास जो है वो ट्यूसडे आएगा। Next question is the internet works because every computer connected to it uses the same set of rule and procedure to control timing and data. इन रूल को हम क्या कहते हैं, इन रूल्स को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, IP, TCP और IP जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज इन अ 3-year undergraduate program हाउ मेनी एंट्रीज और एग्जिट्स आर रिकमेंडेड बाय द NEP 2020। 3 years का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, UG प्रोग्राम दिया गया है 3 years का। तो कितनी एंट्रीज और कितनी एग्जिट्स जो है NEP 2020 ने जो है वो रेकमेंड की गई है। 3 years का जब UG प्रोग्राम है तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में एंट्री होगी, देन हम उसके बाद जो है एक कोर्स के बाद एग्जिट कर सकते हैं। सो 1 एंट्री 1 एग्जिट। सेकेंड ईयर में जो है वो एक और एंट्री हमारे पास होगी एंड देन थर्ड ईयर जब हमारे पास आएगा तब भी हम एक एंट्री और एक एग्जिट जो है वो कर सकते हैं। सो 4 एंट्रीज और 4 एग्जिट्स जो है मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर हो सकता है। बाकी जब हम आंसर की देखेंगे तो उस टाइम इस वाले क्वेश्चंस को थोड़ा देख पाएंगे कि क्या आंसर इसका हो सकता है। नेक्स्ट इज एज पर द गाइडलाइन बाय द UGC एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्लेगरिज्म परसेंटेज ऑफ कंटेंट सिमिलरिटी अलाउड इज। प्लेगरिज्म होता है कि हम लोग जो है कितना कॉपी कर रहे हैं दूसरों के डाटा से। जब हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं तो रिसर्च पेपर्स में या फिर हमारी थीसिस जब हम लिखते हैं तो उसमें जो है प्लेगरिज्म को चेक किया जाता है कि कितना कंटेंट जो है दूसरों को कॉपी किया गया है। तो उसकी जो परसेंटेज डिसाइड की गई है दैट इज 10%, लेस देन 10% जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट मस्ट स्पेंड 6% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन। ये रिकमेंड किया गया था कोठारी कमीशन ने कि 6% GDP को जो है वो हम स्पेंड कर सकते हैं एजुकेशन पे। स्वयं SWAYAM स्वयं जो होता है किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, तो स्वयं स्टैंड कर रहा है स्टडी बैग्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल। तो SMTP जो होता है मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTML इज यूज्ड फॉर, HTML जो है वो वेब डिजाइनिंग के लिए
यूज़ किया जाता है। ये सारे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस है, हर एक यूनिट से जो है वो मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देख सकते हो आप, रिसर्च से क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस होंगे, या फिर हमारी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उस तरह के क्वेश्चंस जो है वो डाले जाते हैं। एन एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर डॉक्यूमेंट्स टू बी कनेक्टेड टू अदर डॉक्यूमेंट्स बाय द हाइपरटेक्स्ट लिंक, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट, दैट इज बाई www से जो है उसको कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपेक्स एजेंसी दैट रेगुलेट हायर एजुकेशन। अपेक्स एजेंसी जो रेगुलेट करती है हायर एजुकेशन को, दैट इज यूजीसी जो है वो उसको रेगुलेट करती है, हर एक हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको। इन नेक ग्रेडिंग व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर, नेक की ग्रेडिंग में किसको फैक्टर नहीं माना गया है? सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक फैक्टर रहता है, प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पब्लिकेशन बाय फैकल्टी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन एमिनेंस स्टेटस ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कोई फैक्टर नहीं रहता है। सो इसका ऑप्शन जो है नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर, डी जो है वो इसका आंसर होगा। सो ये हमारे पास जो है वो हमारा यूपी का उत्तराखंड का जो सेट का पेपर कंडक्ट करवाया गया था, यू सेट 2024, उसकी जो है पॉसिबल आंसर्स हैं। हमने पूरा जो पेपर है 50 क्वेश्चंस इसमें आए थे, पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। जो भी स्टूडेंट उत्तराखंड का एग्जाम दे चुका है वो इस आंसर को देख सकता है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का सेट देने वाले हैं स्टूडेंट, उनको भी ये क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उनके लिए और उनको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। सो जो भी क्वेरी आपकी रहेगी वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।